हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स के तीसरे लेक्चर में आ गए हैं और मुझे विश्वास है कि क्वांटम मैकेनिक्स की सीरीज आप सभी को समझ में आ रही होगी। तो पिछले दो लेक्चर में आपने किरचॉफ लॉ तक पढ़ा और आज के जो तीसरा लेक्चर है, आज का जो तीसरा लेक्चर है बच्चों, उस आज के तीसरे लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी के बारे में। प्लैंक क्वांटम थ्योरी ऑफ रेडिएशन, यानी किसी भी बॉडी के द्वारा अगर रेडिएशन एब्जॉर्ब हो या किसी भी बॉडी के द्वारा अगर रेडिएशन इमिट हो, उसके लिए हमारे प्लैंक साहब ने मेरे प्यारे बच्चों एक लॉ प्रपोज किया। उसी लॉ के बारे में पढ़ना है। तो एक चीज मैं आपको बताऊं कि जो प्लैंक साहब की क्वांटम थ्योरी थी, इसके आने के बाद, इस थ्योरी के आने के बाद मैक्सवेल और आइंस्टीन जैसे साइंटिस्टों के होश उड़ गए थे कि अरे बाप रे, ये क्या हो गया, क्या हुआ, कैसे हुआ। आइए उस पर प्रकाश डालते हैं। प्रकाश डालने का मतलब कि आप टॉर्च न जला दीजिएगा, उस बात पे चर्चा करेंगे। तो देखिए कि प्लैंक साहब की क्वांटम थ्योरी क्या कह रही थी। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बताऊं कि अब तक जितने भी साइंटिस्ट थे, आइंस्टीन हो या आपके मैक्सवेल साहब हो, ये दोनों लोग, ये इतने बड़े बड़े साइंटिस्ट लोग भी क्या कह रहे थे, अब तक क्या बात कर रहे थे मेरे प्यारे बच्चों, ये सभी लोग मेरे प्यारे बच्चों ये बात कर रहे थे कि जो जिस चीज को आप लाइट कहते हो, जो लाइट जानते हो ना, LIGHT लाइट, जो लाइट है या आपका अल्ट्रा वायलेट रे है या आपका इंफ्रारेड रेज है, जितनी भी ये रेज हैं, ये सभी रेज को अब तक हम लोग क्या मान रहे थे कि ये वेव नेचर की है। किस नेचर की है बच्चों? वेव नेचर की है। रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन एटसेट्रा जो फिनोमिना थे, उसके आधार पर हम लोग लाइट को या यूवी या इंफ्रारेड रेज को वेव नेचर का मानते हैं, वेव नेचर का मान रहे थे। लेकिन 1900 में बच्चों प्लैंक साहब ने क्या बताया कि इन लोगों के बात को पूरा का पूरा जड़ से उखाड़ कर पलट दिया। बताया क्या कि आप कह रहे हो कि लाइट वेव नेचर की है, मैंने मान लिया, लेकिन 1900 में मैक्स प्लैंक साहब ने कहा कि लाइट के अंदर या कोई भी यूवी रे हो या इंफ्रारेड रेज हो, कोई भी रेज हो मेरे प्यारे बच्चों, उनके अंदर पार्टिकल का भी नेचर होता है, वो पार्टिकल नेचर की भी होती हैं। अब ये जब बात आई तो इन सब साइंटिस्टों के तो होश ही उड़ गए कि भैया अब तक तो हमने वेव नेचर का माना था, अब तक तो हमने वेव नेचर का माना था, अब लाइट को या अपने जितने भी रेज हैं उनको, यहाँ पर मैं लाइट या रेडिएशन की बात करूँगा। तो इन्होंने कहा कि अब तक हम जिस रेडिएशन को या जिस लाइट को वेव नेचर का मानते थे ना बच्चों, वो अब तो पार्टिकल नेचर का हमारे प्लैंक साहब के द्वारा कह दिया गया। और यहाँ से जब ये बात कही गई कि लाइट है पार्टिकल नेचर, लाइट के पास या रेडिएशन के पास पार्टिकल नेचर भी होते हैं, तो बोर जैसे साइंटिस्ट, नील्स बोर जैसे साइंटिस्ट और मैक्सवेल और आइंस्टीन जैसे साइंटिस्टों की जो चूल्हे थी वो हिल गई कि ससुरा ई का कह दिया, ई बाप रे, बड़ गजब बात कह दिया। तो देखो ध्यान देना कि इन्होंने ऐसे ही हवा में नहीं कह दिया था कि लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी होता है, उसको बकायदा एक थ्योरी दे करके प्रूफ भी किया था कि हमारी थ्योरी के द्वारा कैसे प्रूफ करें। यानी प्लैंक साहब ने कहा कि मैं थ्योरी के द्वारा ये प्रूफ कर दूंगा कि लाइट हैज आल्सो पार्टिकल नेचर, यानी लाइट के पास पार्टिकल नेचर भी होता है। तो इसके लिए उन्होंने क्या थ्योरी दिया था मेरे प्यारे बच्चों, आइए समझते हैं और देखते हैं कि हमारे प्लैंक साहब की जो क्वांटम थ्योरी थी वो क्या थी, कैसी थी। आइए देखते हैं, ध्यान दीजिए। देखें बच्चों कि हमारे प्लैंक साहब की क्वांटम थ्योरी क्या थी। तो सन 1900 में, कब, इन ईयर 1900, ये जर्मन साइंटिस्ट, और इस जर्मन साइंटिस्ट का क्या नाम था मेरे प्यारे बच्चों, मैक्स प्लैंक। क्या नाम था बच्चों? मैक्स प्लैंक नाम था। इन्होंने एक थ्योरी प्रपोज की, किसके लिए?
तो किसी भी रेडिएशन के लिए, किसी भी बॉडी के द्वारा अगर किसी रेडिएशन का इमिशन या एब्जॉर्प्शन होता है, उस पे इन्होंने एक लॉ प्रपोज किया। क्या था, या एक थ्योरी प्रपोज किया। वो थ्योरी क्या थी, आइए समझते। देखिए कि वो थ्योरी क्या बताया इन्होंने, तो ध्यान से सुने। पहला चीज इन्होंने बताया, सबसे पहली बात मेरे प्यारे बच्चों, हमारे प्लैंक साहब के द्वारा क्या बताया गया था कि अगर कोई बॉडी एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है, या रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर रही है, या उसको इमिट कर रही है। जैसे मान लीजिए कि हमारी ये बॉडी हो गई, ये मार्कर एक हमारे लिए बॉडी हो गई। अब इस मार्कर के द्वारा मेरे प्यारे बच्चों या तो एनर्जी एब्जॉर्ब की जाएगी या तो इमिट की जाएगी। तो इसको प्लैंक साहब ने क्या कहा कि ये हमारा मार्कर अगर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो ये लगातार एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं कर रहा है। अगर एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा है तो लगातार नहीं कर रहा है, कंटिन्यूअसली नहीं कर रहा है। और या तो इमिट कर रहा है, एनर्जी को छोड़ रहा है, तो लगातार छोड़ भी नहीं रहा। कहने का क्या मतलब था कि किसी भी बॉडी के द्वारा एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या एनर्जी का इमिशन लगातार न होकर के रुक कर होता है। यानी पहला क्या था, एनर्जी की बात कर रहे हैं, तो बच्चों ध्यान दीजिएगा कि हम रेडिएशन की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं, रेडिएशन की। तो देखिए, एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड बाई ए बॉडी not continuously but discontinuously। कहने का सबसे पहला, इनके थ्योरी का पहला पॉइंट क्या था मेरे प्यारे बच्चों, तो इनके थ्योरी का पहला पॉइंट था कि कोई भी बॉडी अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है, अवशोषित कर रही है, या इमिट कर रही है, यानी उत्सर्जित कर रही है। अगर मान लीजिए कि एक बॉडी रख दिया जाए तो एनर्जी या तो एब्जॉर्ब करेगी या तो इमिट करेगी। तो किसी भी बॉडी के द्वारा एब्जॉर्ब्ड एनर्जी या इमिटेड एनर्जी लगातार नहीं की जाती। एनर्जी को लगातार ना तो एब्जॉर्ब करता है, ना तो एनर्जी को लगातार छोड़ता है। कैसे एब्जॉर्ब करता है, तो रुक करके, यानी डिसकंटिन्यूअसली। एब्जॉर्ब किया रुक गया, एब्जॉर्ब किया रुक गया, एब्जॉर्ब किया रुक गया, चाहे इमिट किया रुका, इमिट किया रुका, यानी रुक कर एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या इमिशन होता है। ये पहली थ्योरी थी मेरे प्यारे बच्चों हमारे प्लैंक साहब की, कि एनर्जी कंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब ना होकर के डिसकंटिन्यूअसली एब्जॉर्ब होता है, और कंटिन्यूअसली इमिट ना होकर के डिसकंटिन्यूअसली इमिट होता है। अब दूसरा क्या थ्योरी इन्होंने दिया बच्चों, तो इन्होंने ये बताया दूसरा थ्योरी कि किसी भी ऑब्जेक्ट के द्वारा तो एनर्जी एब्जॉर्ब या इमिट होता है, या जो रेडिएशन इमिट या एब्जॉर्ब होता है वो छोटे छोटे पैकेट के रूप में एब्जॉर्ब या इमिट होता है। यानी एनर्जी इज एब्जॉर्ब्ड और इमिटेड in the form of a small packet of energy known as फोटान और क्वांटा। नोन एज मेरे प्यारे बच्चों फोटान, ध्यान दीजिएगा, फोटान और क्वांटा। क्या समझ में आ रही है बात हमारी? देखिए यहां पर उन्होंने क्या बताया मेरे प्यारे बच्चों कि कोई भी बॉडी अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है ना बच्चा, कोई भी बॉडी अगर एनर्जी को एब्जॉर्ब कर रही है या उस एनर्जी को इमिट कर रही है,
तो यहां पर तो पहले बात हो गई कि लगातार एब्जॉर्ब नहीं होगी, रुक रुक कर होगी, और लगातार इमिट भी नहीं होगी, रुक रुक कर होगी। और किसके रूप में होगी? तो एनर्जी का एब्जॉर्प्शन या एनर्जी का इमिशन एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट के रूप में, टाइनी पैकेट के रूप में एनर्जी ऐसे छोटे छोटे पैकेट के रूप में आएगी बच्चों। ऐसे एनर्जी कहीं से अगर सन के द्वारा रे आ रही है, सन से अगर एनर्जी आ रही है, रेडिएशन आ रहा है, तो सन के द्वारा आने वाले रेडिएशन का एब्जॉर्प्शन कोई भी बॉडी लगातार नहीं करेगी, या उस एब्जॉर्ब किए गए रेडिएशन को इमिट लगातार नहीं करेगी। जैसे इसको समझे हम छोटे से एग्जांपल पर, तो सन की रेज आती हैं, यानी सन हमारे लिए एनर्जी का क्या करता है? सन हमारे लिए एनर्जी को इमिट करता है, और जो बॉडी है हमारे एटमॉस्फेयर में वो उस एनर्जी को एब्जॉर्ब करती हैं। तो जो सन एनर्जी इमिट कर रहा है ना बच्चों, वो लगातार नहीं कर रहा है, रुक रुक कर रहा है। कैसे कर रहा है? रुक रुक कर रहा है। और सन के द्वारा जो एनर्जी इमिट की जा रही है, उस इमिट की गई एनर्जी को जो बॉडी हैं वो बॉडी भी एब्जॉर्ब कर रही हैं, तो रुक रुक के कर रही हैं। और किसके रूप में एनर्जी को इमिट किया जा रहा है सन के द्वारा? तो हमारा सन जो है उस एनर्जी को छोटे छोटे पैकेट, एनर्जी पैकेट या एनर्जी बंडल कह सकते हैं, एनर्जी पैकेट या बंडल, एनर्जी के पैकेट या एनर्जी के बंडल के रूप में, एनर्जी के पैकेट या एनर्जी के बंडल के रूप में। दिख नहीं रहा है? अच्छा रुकिए, जो एनर्जी है, ये एनर्जी जो है मेरे प्यारे बच्चों, इस एनर्जी का जो एब्जॉर्प्शन या इमिशन किसके रूप में हो रहा है? तो छोटे छोटे एनर्जी पैकेट या बंडल इसको कहें, एनर्जी पैकेट या बंडल, एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट या एनर्जी के छोटे छोटे बंडल के रूप में हो रहा है। और इस एनर्जी के पैकेट या बंडल का नाम हमारे प्लैंक के साहब के द्वारा क्या दिया गया? फोटान कहा गया, या इसको क्वांटा कह सकते हैं। कहने का क्या मतलब है? ये दो लॉ में हमारे लिए प्लैंक साहब ने क्या बताया कि कोई भी बॉडी एनर्जी को एब्जॉर्ब करे या एनर्जी को इमिट करे, एनर्जी को एब्जॉर्ब करे या एनर्जी को इमिट करे, तो वो लगातार ही नहीं करेगी। कैसे करेगी? रुक रुक के करेगी। और किसके रूप में करेगी? तो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट के रूप में करेगी, यानी एनर्जी के छोटे छोटे बंडल के रूप में करेगी। और उस एनर्जी के बंडल या एनर्जी के पैकेट का क्या नाम दिया गया बच्चों? फोटान या क्वांटा नाम दिया गया। ये हमारे प्लैंक साहब की दो थ्योरी थी। अभी और हैं इसमें थ्योरी, तो उसको कैसे बताएं? तो मैं इसको इरेज करता हूं, फिर बाकी के दो बचे हुए हैं उनको बताता हूं। तो ध्यान दीजिए कि और वो दो थ्योरी क्या थी। एक मिनट, देखिए बच्चों, हमारे प्लैंक साहब के क्वांटम थ्योरी का जो तीसरा पॉइंट था ना बच्चों, ये तीसरा पॉइंट क्या कह रहा था कि जितने भी एनर्जी होती है फोटान या क्वांटा की, हमारे फोटान या क्वांटा की जो भी एनर्जी होती है, यानी एनर्जी ऑफ ईच फोटान या क्वांटा, दोनों एक ही है, क्वांटा इज क्वांटाइज्ड, ये क्वांटाइज्ड होती है बच्चों। यानी किसी भी फोटान की बात करें या किसी भी क्वांटा की बात करें, तो उस फोटान या उस क्वांटा की मेरे प्यारे बच्चों एनर्जी क्वांटाइज्ड होती है। क्वांटाइज्ड का मतलब फिक्स्ड होती है। अब इसको जरा समझिए, इस पॉइंट को आप समझिए, तीसरे पॉइंट को क्या कहा गया हमारे प्लैंक साहब के द्वारा। हमारे प्लैंक साहब ने कहा कि कोई भी एनर्जी जो या कोई भी रेडिएशन हो, वो रेडिएशन एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट से मिलकर बना होता है। और तीसरा में क्या बताया कि प्रत्येक पैकेट की, यानी प्रत्येक फोटान या क्वांटा की एनर्जी क्वांटाइज होती है। यहाँ पर पैकेट यानी एनर्जी बंडल को उन्होंने क्या कहा? क्वांटा या पैकेट का, पैकेट को क्वांटा या फोटान कहा। तो जो एनर्जी के पैकेट यानी क्वांटा या फोटान है, उनकी एनर्जी क्वांटाइज है, यानी फिक्स्ड है। फिक्स्ड बोलने का मतलब कि अगर किसी रेडिएशन में फोटान के एनर्जी की बात हो रही है मेरे प्यारे बच्चों, तो उसमें जितने भी क्वांटा होंगे या जितने भी फोटान होंगे, उन सभी की एनर्जी एक जैसी होगी, फिक्स होगी।
फिक्स होने का क्या मतलब है कि अगर उसमें 50 फोटान है या 50 क्वांटा है और उस 50 फोटान या 50 क्वांटा में एक फोटान की जो एनर्जी है, एक फोटान की जो एनर्जी है वो x है, तो बाकी के बचे जो 50 होंगे उसमें प्रत्येक फोटान या क्वांटा की एनर्जी भी क्या होगी, x ही होगी। जैसे मैं इसको समझाने की कोशिश करूं, क्वांटाइज यानी फिक्स्ड का मतलब अगर आपको बताने की, समझाने की मैं कोशिश करूं, प्रयास करूं, तो आपको एक छोटा सा मैं एग्जांपल दूं कि जैसे आप दुकान जाते हो तो वहां से शैम्पू का पैकेट खरीदते हो, आपको 10 पैकेट चाहिए, 15 पैकेट चाहिए, तो उसमें आप क्या करते हो, तो शैम्पू को छोटे छोटे पैकेट के रूप में लेते हो, शैम्पू को छोटे छोटे पैकेट के रूप में लेते हो और आप कहते हो क्या कि जितना पहले वाले पैकेट में शैम्पू है उतना ही आखिरी वाले पैकेट में भी शैम्पू होगा। अगर मान लीजिए आपको मैंने 20 पैकेट दे दिया शैम्पू का और मैं आपको एक पैकेट दिखाऊं कि इसमें 1.5 ml शैम्पू है, 1.5 ml, तो उस 20 पैकेट में कितने होंगे, प्रत्येक में 1.5 ml होंगे, यानी जो शैम्पू के छोटे छोटे पैकेट हैं उन सब में भरे गए शैम्पू की मात्रा फिक्स्ड है, यानी क्वांटाइज्ड है। तो वैसे ही वही कंडीशन हमारे रेडिएशन यानी किसी भी एनर्जी के रेडिएशन के लिए होता है, यानी उसमें जो छोटे छोटे एनर्जी के पैकेट हैं उनकी एनर्जी फिक्स्ड होती है, प्रत्येक क्वांटा या प्रत्येक फोटान की एनर्जी फिक्स्ड होगी। और उसको कैसे लिखेंगे, तो देखिए इसके लिए बताया कि फिक्स्ड है, जब किसी भी फोटान या क्वांटा की मेरे प्यारे बच्चों एनर्जी फिक्स है तो उसको कैसे लिखेंगे, कैसे बताएंगे, तो इसके लिए इन्होंने चौथा पॉइंट दिया कि एनर्जी ऑफ फोटान या ईच फोटान या क्वांटा, एनर्जी ऑफ ईच फोटान और क्वांटा इज गिवन एज कैसे देते हैं, तो इन्होंने क्या कहा कि किसी भी फोटान या क्वांटा की मेरे प्यारे बच्चों जो एनर्जी होगी, एनर्जी की बात करें तो ई की बात कर रहे हैं, ई यानी एनर्जी की, तो जो एनर्जी होगी एक फोटान की या एक क्वांटा की जो एनर्जी होगी वो एच न्यू के बराबर होगी, एच न्यू के बराबर होगी। और न्यू क्या है यहाँ पर, एच क्या है, आइए इसको समझा दें आपको। तो यहाँ पर मेरे प्यारे बच्चों जो न्यू है ये फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है। और बच्चों ये ई क्या है, तो एनर्जी ऑफ रेडिएशन, एनर्जी ऑफ रेडिएशन। और यहां पर आपके लिए एच क्या है, तो मेरे प्यारे बच्चों ये जो एच है ना ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, प्लैंक्स कांस्टेंट, और इस प्लैंक कांस्टेंट की वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये समझ में आया, यानी एक फोटान की या एक क्वांटा की एनर्जी कितनी होगी, E = H न्यू के बराबर होगी। अब अगर उसमें एक क्वांटा है तो उसकी एनर्जी कैसे देंगे, दैट इज अगर एक क्वांटा है तो एनर्जी हो जाएगी H न्यू, अगर उसमें 2 क्वांटा है तो 2H न्यू, अगर उसमें 3 क्वांटा है तो 3H न्यू, ऐसे अगर उसमें n क्वांटा है तो क्या हो जाएंगे NH न्यू। ये आपको बात समझ में आ रही है कि अगर एक क्वांटा है तो H न्यू, 2 है तो 2H न्यू, 3 है तो 3H न्यू, अगर n है तो NH न्यू, यानी हर क्वांटा की एनर्जी फिक्स होगी और किसके बराबर होगी, H न्यू के बराबर, जिसमें आपका न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है, जो आप पढ़े हो न्यू के बारे में कि न्यू क्या होता है, फ्रीक्वेंसी यानी किसी भी एक्सिस से कोई वेव 1 सेकेंड में कितनी बार गुजरती है वो उसकी फ्रीक्वेंसी कहलाती है। और फ्रीक्वेंसी, उस रे की फ्रीक्वेंसी अगर न्यू है, उस रेडिएशन की फ्रीक्वेंसी अगर न्यू है तो उस फ्रीक्वेंसी के आधार पर उसकी एनर्जी कितनी होगी, H न्यू, जहां पर H एक प्लैंक कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। ये हमारे प्लैंक साहब की क्वांटम थ्योरी थी।
ये हमारे प्लैंक साहब की क्या थी, क्वांटम थ्योरी। क्या पता चला मेरे प्यारे बच्चों आपको प्लैंक साहब की क्वांटम थ्योरी से आपको कैसे क्या पता चला, यानी किसी भी बॉडी के द्वारा अगर एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाता है, यानी रेडिएशन एब्जॉर्ब किया जाता है या इमिट किया जाता है। अगर मान लीजिए मैं अपना एग्जांपल दूं, अगर मैं एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा हूं तो मैं लगातार नहीं कर रहा, मैं रुक रुक के एनर्जी एब्जॉर्ब कर रहा हूं, या मैं एनर्जी इमिट कर रहा हूं तो मैं लगातार नहीं कर रहा हूं, रुक रुक के कर रहा हूं। ये पहला सिद्धांत था, पहली पॉइंट थी हमारे ये प्लैंक साहब के क्वांटम थ्योरी की। फिर दूसरा क्या बताया कि जो हमारे अंदर से एनर्जी इमिट हो रही है या जो एनर्जी हमारे अंदर एब्जॉर्ब हो रही है वो एनर्जी के छोटे छोटे टीनी पार्टिकल, छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल के रूप में हो रही है, और उस एक पार्टिकल को उन्होंने एनर्जी का पैकेट कहा या एनर्जी का बंडल कहा, और उसका नाम मेरे प्यारे बच्चों क्या दिया, फोटान या क्वांटा। यानी जो एनर्जी हमारे अंदर से रुक रुक के हो रही है वो एनर्जी के छोटे छोटे पैकेटों के रूप में हो रही है, और उसका नाम मेरे प्यारे बच्चों उन्होंने क्या दिया, फोटान या क्वांटा। ये आपको समझ में आई बात। और फिर बताया कि एक फोटान की या एक क्वांटा की एनर्जी ऑलवेज फिक्स होती है। जैसे किसी भी रेडिएशन के अंदर फोटान या क्वांटा हैं, जितने भी फोटान या क्वांटा हैं सबके एक प्रकार के रेडिएशन के लिए अलग अलग रेडिएशन का अलग अलग होगा, लेकिन अगर मैं एक पार्टिकुलर रेडिएशन की बात करूं तो वो पार्टिकुलर रेडिएशन के अंदर जितने भी फोटान या क्वांटा आएंगे, यानी एनर्जी के छोटे छोटे पैकेट आएंगे, उन सब की एनर्जी फिक्स होगी, और उनकी फिक्स एनर्जी किसके इक्वल होगी, E इक्वल टू एच न्यू के बराबर होगी, जहां पर H क्या है, प्लैंक कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू होती है 6.6 इंटू 10⁻³ जूल सेकेंड, और न्यू क्या है, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन है, और E एनर्जी है। और अगर उसमें इस रिलेशन के हिसाब से हम क्या कह सकते हैं कि अगर किसी रेडिएशन में एक फोटान है तो उसकी एनर्जी होगी एच न्यू, अगर दो फोटान है तो 2h न्यू, 3 है तो 3h न्यू, ऐसे ही अगर n है तो nh न्यू। जैसा एग्जांपल मैंने शैम्पू पर बताया कि अगर एक में 3 ml शैम्पू भरा हुआ है, अगर एक पैकेट में 3 ml शैम्पू भरा है तो 10 पैकेट में कितने होंगे, एक में है तो 3 ml, तो 10 में 30 ml, 5 में 15 ml। यानी आपने क्या किया, बस उसका एक इंटीग्रल मल्टीपल निकाल दिया। तो ये इंटीग्रल मल्टीपल में ही होते हैं, 2h न्यू, 3h न्यू, 4h न्यू, डॉट डॉट nh न्यू तक। ये हमारे प्लैंक साहब की क्वांटम थ्योरी थी, किसके लिए, रेडिएशन के लिए। तो इसके आगे इस आधार पर, इस लॉ के आधार पर, E इक्वल टू एच न्यू के आधार पर, इस इक्वेशन के आधार पर उन्होंने रेडिएशन के लिए एक इक्वेशन प्रूफ किया, एक इक्वेशन प्रपोज किया। वो इक्वेशन क्या है बच्चों, आइए हम ध्यान से देखते हैं। तो देखें बच्चों कि अकॉर्डिंग टू प्लैंक क्वांटम थ्योरी, प्लैंक साहब के क्वांटम थ्योरी के द्वारा क्या बताया गया मेरे प्यारे बच्चों, या ध्यान दीजिएगा कि प्लैंक साहब ने क्या कहा, एनर्जी के लिए उन्होंने क्या इक्वेशन दिया था हमारे प्लैंक साहब ने। तो हमारे प्लैंक साहब ने कहा कि फॉर एनी रेडिएशन एनर्जी E इज गिवन बाई एच न्यू। किसी भी रेडिएशन के लिए जो फोटान की या क्वांटा की मेरे प्यारे बच्चों एनर्जी होती है, उस फोटान या क्वांटा की एनर्जी को उन्होंने कैसे दिया, किस इक्वेशन से दिया, E इक्वल टू एच न्यू से दिया। अब आपसे मैं पूछूं कि E इक्वल टू एच न्यू जब उन्होंने बताया तो एक चीज आप बताइए कि न्यू फ्रीक्वेंसी है और एक वेव के अंदर कितनी चीजें होती हैं। अगर मान लीजिए वेव है तो इस वेव के अंदर पहला तो चीज ये वेवलेंथ होगा लैम्डा, दूसरा फ्रीक्वेंसी होगी न्यू, और इस वेव की वेलोसिटी होगी v। तो एक बात मैं आपसे पूछूं कि किसी भी वेव की या किसी भी वेव के अंदर फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रिलेशन होता है, व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन फ्रीक्वेंसी एंड वेवलेंथ ऑफ अ रेडिएशन, या किसी भी वेव के फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ में क्या रेडिएशन होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो आपको मैं बता दूं कि अकॉर्डिंग टू रिलेशन न्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/λ। न्यू जो होता है ना, किसी भी रेडिएशन की जो फ्रीक्वेंसी होती है न्यू
फ्रीक्वेंसी वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है, सॉरी इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेमडा के, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है लेमडा की, जहां पर लेमडा जो होता है मेरे प्यारे बच्चों वे वेवलेंथ होता है, वेवलेंथ ऑफ रेडिएशन होता है। और आपको न्यू पता है कि न्यू क्या है, न्यू इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। न्यू हमारे लिए फ्रीक्वेंसी है मेरे प्यारे बच्चों, यानी न्यू में और लेमडा में ये रिलेशन है कि जो लेमडा वेवलेंथ होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है फ्रीक्वेंसी के। तो जब यहां से मेरे प्यारे बच्चों हम इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को हटाएंगे, जब इस प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट को मेरे प्यारे बच्चों हटाएंगे तो एक कांस्टेंट, इस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, सॉरी ये प्रोपोर्शनैलिटी को हटाएंगे तो एक कांस्टेंट आएगा, और वो कांस्टेंट क्या होता है, c होता है, न्यू इक्वल टू c बाई लेमडा, जहां पर मेरे प्यारे बच्चों c क्या है, तो स्पीड ऑफ लाइट, क्या है मेरे प्यारे बच्चों, c जो है वो स्पीड ऑफ लाइट है। और स्पीड लाइट की स्पीड कितनी होती है, फटाफट कमेंट करके बताएं कि व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट, तो 3.0 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड इज द स्पीड ऑफ लाइट। तो यहां पर c जो है स्पीड ऑफ लाइट है, लेमडा वेवलेंथ रेडिएशन का है, और न्यू फ्रीक्वेंसी है किसकी, फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन। तो यहां से एक और चीज हमको मिल गया, E इक्वल टू एच न्यू, अगर इसको मैं पहला मानूं और मैं इस इक्वेशन को अगर मैं दूसरा इक्वेशन मानूं तो फ्रॉम 1 and 2 हमको क्या मिल जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, फ्रॉम 1 and 2 पहले और दूसरे से क्या मिला, देखिए न्यू इक्वल टू c बाई लेमडा है और E बराबर एच न्यू है, तो इस न्यू के जगह पे मेरे प्यारे बच्चों मैं c बाई लेमडा रख सकता हूं, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा, एच सी बाई लेमडा। इसको भी प्लैंक्स की एनर्जी का इक्वेशन कहते हैं, दिस इज नोन एज प्लैंक्स एनर्जी इक्वेशन, प्लैंक्स एनर्जी इक्वेशन। अब देखिए अगर किसी वेव का फ्रीक्वेंसी दिया है, न्यू दिया है और एनर्जी पूछ रहा है तो इस इक्वेशन पर निकालेंगे, और अगर किसी वेव का वेवलेंथ दिया है तो हम इस इक्वेशन से एनर्जी निकालेंगे। c का मान आपको पता है 3.0 × 10⁸ मीटर सेकेंड, E की वैल्यू आपको मैंने बताया 6.6 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, तो यहां पर रख देंगे तो भी एनर्जी निकल जाएगी और यहां पर रख देंगे तो भी एनर्जी निकल जाएगी। तो हमारे प्लैंक साहब ने किसी भी रेडिएशन के लिए दो इक्वेशन दिए एनर्जी के लिए, E इक्वल टू एच न्यू और E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, और इस आधार पर उन्होंने एक एनर्जी का इक्वेशन डिराइव किया, एनर्जी का एक इक्वेशन प्रोपोज किया, और उस इक्वेशन के आधार पर किसी भी दिए गए वेवलेंथ पर, किसी भी बॉडी के द्वारा एक दिए गए वेवलेंथ पर कितना रेडिएशन एब्जॉर्ब होगा या कितना रेडिएशन इमिट होगा, उस तथ्य की कल्पना की गई। जो इक्वेशन क्या था आइए मैं आपको बता दूं, मैं इसको मिटा देता हूं, इरेज करता हूं, इरेज करने के बाद वो इक्वेशन आपको बताता हूं, ध्यान दीजिएगा। तो देखो मेरे प्यारे बच्चों, इन दोनों इक्वेशन के आधार पर E इक्वल टू एच न्यू एंड E इक्वल टू एच सी बाई लेमडा, यानी ऑन द बेसिस ऑफ प्लैंक क्वांटम थ्योरी, प्लैंक साहब की क्वांटम थ्योरी के आधार पर मेरे प्यारे प्यारे बच्चों, प्लैंक साहब ने अपनी ही क्वांटम थ्योरी के आधार पर, यानी जो थ्योरी हमारे प्लैंक साहब ने बताया था उस थ्योरी के आधार पर ही उन्होंने क्या कहा कि अगर कोई ब्लैक बॉडी, इसके आधार पर क्या बताया कि अगर कोई ब्लैक बॉडी अपने अंदर से रेडिएशन को इमिट कर रही है, फिर से सुनिएगा
कि अपने क्वांटम थ्योरी के आधार पर उन्हें क्या कहा कि एनर्जी रेडिएटेड बाय अ ब्लैक बॉडी एट लैम्डा वेवलेंथ at lambda wavelength is given as देखिए उन्होंने क्या बताया कि किसी भी ब्लैक बॉडी के द्वारा अगर लैम्डा वेवलेंथ पर एनर्जी रेडिएट की जा रही है, कोई ब्लैक बॉडी है वो अपने अंदर से लैम्डा वेवलेंथ का रेडिएशन इमिट कर रहा है। किस वेवलेंथ का मेरे प्यारे बच्चों? लैम्डा वेवलेंथ का रेडिएशन इमिट कर रहा है। अगर कोई ब्लैक बॉडी अपने द्वारा इस लैम्डा वेवलेंथ का रेडिएशन अगर इमिट कर रहा हो, रेडिएशन को इमिट कर रहा हो, किस वेवलेंथ की रेडिएशन को? लैम्डा वेवलेंथ के रेडिएशन को। तो जब मेरे प्यारे बच्चों अगर उस ब्लैक बॉडी के द्वारा लैम्डा वेवलेंथ के रेडिएशन को इमिट किया जा रहा है तो उसकी एनर्जी क्या होगी? उस लैम्डा वेवलेंथ पर, यानी उस लैम्डा वेवलेंथ पर उस रेडिएशन की एनर्जी कितनी होगी, इसको हमारे प्लैंक साहब ने अपनी इन दोनों इक्वेशन या यूं कहे कि अपने क्वांटम थ्योरी के आधार पर इसके एनर्जी के लिए इक्वेशन दिया और क्या बताया कि अगर लैम्डा वेवलेंथ का रेडिएशन कोई ब्लैक बॉडी इमिट कर रहा है मेरे प्यारे बच्चों तो उसकी एनर्जी क्या होगी? तो उसके लिए उन्होंने बताया कि उसकी एनर्जी होगी बच्चों, क्या होगी उसके लिए, यानी ई लैम्डा एनर्जी का इक्वेशन दिया 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा पावर 5 इंटू 1 अपॉन ई टू द पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी और -1, ये इक्वेशन दिया। ये इक्वेशन क्या था बच्चों? कि अगर कोई ब्लैक बॉडी अपने अंदर से लैम्डा वेवलेंथ की एनर्जी या सॉरी लैम्डा वेवलेंथ पर अगर कोई ब्लैक बॉडी अपने अंदर से लैम्डा वेवलेंथ पर किसी रेडिएशन को इमिट कर रही है या लैम्डा रेडिएशन को रेडिएट कर रही है तो उस रेडिएशन की एनर्जी क्या होगी, यानी ई लैम्डा की वैल्यू क्या होगी, उसके लिए हमारे प्लैंक साहब ने एक इक्वेशन डेराइव किया। उस इक्वेशन में क्या बताया कि अगर लैम्डा वेवलेंथ पर कोई बॉडी रेडिएशन को रेडिएट कर रही है तो उसकी एनर्जी होगी 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा पावर 5 इंटू 1 अपॉन ई टू द पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी -1। और इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। इस इक्वेशन को क्या कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों? प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। ये इक्वेशन हमारे लिए कहलाता है प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। प्लैंक्स रेडिएशन लॉ, इसको हम लोग कहते हैं प्लैंक्स रेडिएशन लॉ। यही इक्वेशन है आपका प्लैंक रेडिएशन लॉ। फिर से मैं बता दूं कि अपने क्वांटम थ्योरी के आधार पर प्लैंक साहब ने अपनी ही क्वांटम थ्योरी के आधार पर क्या बताया कि अगर कोई ब्लैक बॉडी लैम्डा वेवलेंथ पर एनर्जी को रेडिएट कर रही है या लैम्डा वेवलेंथ पर किसी रेडिएशन को रेडिएट कर रही है, इमिट कर रही है, तो उसकी एनर्जी कितनी होगी? तो उस लैम्डा वेवलेंथ पर एनर्जी यानी ई लैम्डा की वैल्यू होगी 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा पावर 5 इंटू 1 अपॉन ई टू द पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी -1। ये आपको क्लियर हुआ? यहां तक कोई डाउट नहीं ना? तो चलिए अब आगे कहानी समझते हैं कि इसके बाद क्या हुआ। इसके बाद की कहानी बड़ा ही विकट है। देखिए आगे क्या हुआ, ध्यान दीजिए। हाँ तो देखिए बच्चों, जब हमारे प्लैंक साहब ने अपने रेडिएशन के लिए लैम्डा वेवलेंथ पर किसी भी ब्लैक बॉडी के द्वारा
रेडिएट की गई एनर्जी का ये इक्वेशन प्रूफ किया, जिसको हम लोग प्लैंक्स रेडिएशन लॉ कहते हैं। तो जब ये उन्होंने प्रूफ किया, इस इक्वेशन को डिराइव किया, इस इक्वेशन को प्रपोज किया, तो ये बातें उस वक्त के कुछ वैज्ञानिकों को हजम नहीं हुई कि अरे भैया तू कैसे कह दिया। तो इनके इस लॉ को प्रूफ करने के लिए या इनके लॉ के सत्यता की जांच करने के लिए कि क्या ये नियम सही है कि नहीं है, इसके लिए 2 साइंटिस्टों का ग्रुप काम करना शुरू किया। एक में केवल अकेले एक साइंटिस्ट थे, नाम था वेन, ये वेन साहब थे। और दूसरा जो था, इसमें 2 साइंटिस्ट थे। कौन कौन था बच्चों? एक थे रेले साहब और साथ में इनके साथ वर्क करने वाले इनके कलीग, इनके मित्र थे, नाम था जीन्स, रेले एंड जीन्स। यानी वेन साहब के द्वारा और रेले और जीन्स साहब के द्वारा ये बातें, यानी ये लॉ, प्लैंक के रेडिएशन लॉ की जो बात कही गई, किसी भी ब्लैक बॉडी के द्वारा लैम्डा वेवलेंथ पर रेडिएटेड एनर्जी का जो इक्वेशन दिया गया, इन लोगों के द्वारा ये बात हजम नहीं हुई। इन लोगों के द्वारा ये बात हजम नहीं करे कि अरे तू कैसे दे दिया भाई ये इक्वेशन। तो ये बात जब उनको हजम नहीं हुई, तो इसके लिए उन्होंने इस इक्वेशन की वैलिडेशन के लिए इन्होंने अपना अलग एक स्टडी किया, यानी इस प्लैंक साहब के रेडिएशन के लॉ पर रिसर्च करना शुरू किया। कैसे रिसर्च किया? तो वेन साहब ने वेवलेंथ के लिए, यानी फॉर शॉर्टर वेवलेंथ, शॉर्टर वेवलेंथ, और जो रेले और जीन्स साहब ने किया इसका स्टडी या इस पे रिसर्च, वो फॉर लॉन्गर वेवलेंथ के लिए किया। लॉन्गर वेवलेंथ, लॉन्गर वेवलेंथ, यानी इन दोनों के लिए इन दोनों साइंटिस्टों के ग्रुप के लिए क्या बात इनको हजम नहीं हुई। इन्होंने कहा कि क्या प्लैंक का रेडिएशन लॉ जो है, जो प्लैंक साहब ने अपने रेडिएशन लॉ को दिया है, वो हर प्रकार के वेवलेंथ के लिए एप्लीकेबल है। ऐसे ही तो नहीं ना कह दिया इन्होंने बता दिया कि किसी भी ब्लैक बॉडी के द्वारा लैम्डा वेवलेंथ पर इमिट की रेडिएट की गई एनर्जी का इक्वेशन है। तो ये बातें इन दोनों को क्या हुई, अच्छी नहीं लगी। इन्होंने कहा कि तुम्हारा लॉ हर जगह एप्लीकेबल होगा, हर वेवलेंथ के लिए एप्लीकेबल होगा। तो प्लैंक साहब ने भी दावा ठोक दिया कि हाँ, मेरा लॉ हर प्रकार के वेवलेंथ के लिए एप्लीकेबल होगा। तो इसकी पुष्टि करने के लिए वेन साहब ने क्या किया कि इस लॉ को शॉर्टर वेवलेंथ पर स्टडी किया, इस लॉ को शॉर्टर वेवलेंथ पर स्टडी किया, और रेले और जीन्स साहब ने इस लॉ को लॉन्गर वेवलेंथ पर स्टडी किया। और स्टडी करने के बाद इन्होंने अंततः माना कि जो प्लैंक का रेडिएशन लॉ है इज एप्लीकेबल फॉर ऑल टाइप ऑफ रेडिएशन या ऑल टाइप ऑफ वेवलेंथ। कैसे प्रूफ किया, आइए उस पर चर्चा करते हैं कि वेन्स ने इस लॉ को क्या बताया और रेले एंड जीन्स ने इस लॉ को क्या बताया, और दोनों ने, इन दोनों ग्रुप के साइंटिस्टों के द्वारा इस प्लैंक के रेडिएशन लॉ पर स्टडी करके एक अलग अपना लॉ प्रूफ किया गया। और इस दोनों के द्वारा जो लॉ प्रूफ किया गया वो ये सिद्ध किया कि हमारे प्लैंक साहब का जो लॉ था वो सही था। तो आइए देखते हैं कि वेन साहब ने कैसे प्रूफ किया एंड रेले एंड जीन्स साहब ने कैसे प्रूफ किया। आइए ध्यान से देखते हैं, ध्यान दीजिएगा, समझिए, इसको समझने की कोशिश कीजिए कैसे किया। ध्यान दीजिए, प्लैंक साहब ने अपना लॉ क्या दिया लैम्डा वेवलेंथ के लिए, ई लैम्डा इक्वल टू क्या बताया, ई लैम्डा इक्वल टू बताया 8 पाई एच सी अपॉन लैम्डा पावर 5 इंटू 1 अपॉन ई टू द पावर एच सी अपॉन लैम्डा के टी -1। ये इक्वेशन दिया गया हमारे प्लैंक साहब के द्वारा। तो जब प्लैंक साहब ने अपना ये इक्वेशन दिया, तो इस इक्वेशन की वैलिडिटी को बताने के लिए या ये इक्वेशन शॉर्टर वेवलेंथ के लिए लागू होता है कि नहीं, इसको बताने के लिए हमने
क्या देखा कि वेन साहब ने इस इक्वेशन की पुष्टि के लिए शॉर्टर वेवलेंथ की मदद ली। किसकी मदद ली? शॉर्टर वेवलेंथ की। और जब शॉर्टर वेवलेंथ की बच्चों मदद ली और प्रूफ किया तो क्या देखा उन्होंने? तो आइए देखते हैं। जब शॉर्टर वेवलेंथ है तो जब वेवलेंथ शॉर्टर है तो लेमडा क्या होगा? स्मॉल होगा, लेमडा स्मॉल होगा। जब लेमडा स्मॉल है तो इसमें लेमडा और टी वाला जो टर्म होगा, लेमडा इंटू टी टर्म, ये भी स्मॉल होगा। जब ये स्मॉल हुआ तो स्मॉल नंबर में स्मॉल नंबर से मल्टीप्लाई कर तो उसकी वैल्यू और स्मॉल होती है, आपको पता है। तो लेमडा टी भी स्मॉल हो जाएगा। और जब लेमडा टी बच्चों स्मॉल हुआ तो e टू द पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी क्या हो जाएगा? हाई होगा। ये क्यों हाई हुआ? अब मान लीजिए कि हमने यहां पर 6/2 लिखा है। क्या लिखा है? 6/2, 6/2 और एक वैल्यू लिखिए 6/3। तो जब यहां पर हम इसकी वैल्यू निकालेंगे तो इसकी वैल्यू क्या आएगी? 2 और इसकी वैल्यू क्या आएगी? 3। यानी जब नीचे वाला डिनोमिनेटर, जब डिनोमिनेटर कम हो रहा है तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है? ज्यादा आ रही है। और जब डिनोमिनेटर ज्यादा आ रहा है तो उसकी वैल्यू क्या आ रही है? कम आ रही है। तो यहां पर देखिए ये डिनोमिनेटर वाला टर्म लेमडा टी क्या हो गया? स्मॉल हो गया। तो जब नीचे वाला टर्म स्मॉल हुआ तो ये पूरा टर्म बड़ा होगा। ये पूरा टर्म एच सी अपॉन लेमडा के टी, यानी एच सी अपॉन लेमडा के टी क्या होगा? जब लेमडा टी स्मॉल है तो पूरी की वैल्यू क्या होगी? हाई होगी। और जब पूरे की वैल्यू हाई हो गई तो जब किसी नंबर का पावर हाई होगा तो उसकी वैल्यू भी और हाई होगी, यानी e टू द पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी। जब एच सी अपॉन लेमडा के टी बड़ा है तो e की वैल्यू भी हाई हो जाएगी। बोलिए, समझ में आ रही बात हमारी? अब आगे कहानी देखिए। इसको मैं मिटाता हूं, इसको बाद में बताऊंगा इसके बाद वाले टॉपिक में लॉन्गर वेवलेंथ के लिए। तो देखिए e टू द पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी हाई हो गया। और जब e टू द पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी हाई हो गया, यानी कहने का क्या मतलब है कि e टू द पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी इतना अधिक हाई हो गया है कि 1 से भी ज्यादा है। e टू द पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी अगर मान लें लेट कि e टू द पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी इतना हाई हो गया कि वो 1 से बहुत ज्यादा है। तो जब 1 से बहुत ज्यादा है तो इसमें ये जो टर्म है e टू द पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी -1, इसको हम लोग नियरली इक्वल टू क्या मान सकते हैं? e टू द पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी, क्योंकि ये वैल्यू बहुत बड़ी है। ये e टू द पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी बहुत ज्यादा बड़ी है। किससे? 1 से। जब 1 से बहुत ज्यादा बड़ी है तो इसको हम लोग नेग्लेक्ट कर सकते हैं 1 को यहाँ पर, यानी -1 नेग्लेक्ट कर देंगे। जब -1 नेग्लेक्ट हुआ तो e टू द पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी -1 नियरली इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? e टू द पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 2 और ये हमारा था इक्वेशन नंबर 1। तो अब 1 और 2 से हमको क्या मिलेगा? तो दिस इंप्लाई दैट, क्या इंप्लाई किया कि इक्वेशन 1 बिकम्स क्या हो जाएगा? इक्वेशन 1 क्या हो जाएगा? e लेमडा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी अपॉन लेमडा पावर 5 इंटू 1 अपॉन और e टू द पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी -1 नियरली इक्वल किसके हो गया है? e टू द पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी। ये इक्वेशन दिया गया। जब ये इक्वेशन आया तो वेन को साहब को लगा, ये वेन साहब ने देखा अरे बाप रे, यानी प्लैंक का रेडिएशन लॉ तो शॉर्टर वेवलेंथ के लिए भी एप्लीकेबल है। उसने शॉर्टर वेवलेंथ पर भी अपनी वैल्यू दे दी। जब शॉर्टर वेवलेंथ पर वैल्यू दे दी तो वेन साहब को विश्वास हुआ कि प्लैंक का जो लॉ है वो शॉर्टर वेवलेंथ के लिए भी एप्लीकेबल है। और इस इक्वेशन को हम लोग कहते हैं वेन्स लॉ।
ये इक्वेशन कहा गया वेन्स लॉ, क्योंकि किसके द्वारा प्रूफ हुआ था? ये वेन्स साहब के द्वारा प्रूफ हुआ था। यानी हमारा जो प्लैंक रेडिएशन लॉ है वो शॉर्टर वेवलेंथ के लिए भी एप्लीकेबल था। समझ में आई हमारी बात? शॉर्टर वेवलेंथ के लिए भी एप्लीकेबल था। कोई डाउट? चलिए, ये वेन्स लॉ से आपका क्लियर हुआ। अब आगे कहानी देखिए कि जब शॉर्टर वेवलेंथ पर ये प्रूफ हो गया कि वेन्स लॉ यानी प्लैंक्स लॉ शॉर्टर वेवलेंथ पर भी एप्लीकेबल है, किसके द्वारा? वेन्स के द्वारा साबित किया गया। तो रेले और जीन्स आए, कहे कि रुको, तुमने तो शॉर्टर पे देखा, मैं कोशिश करता हूं कि लॉन्गर वेवलेंथ पर क्या ये एप्लीकेबल है। तो लॉन्गर वेवलेंथ पर उन्होंने प्रूफ किया, और उसके द्वारा कैसे प्रूफ किया गया आइए देखते हैं। जो दूसरा केस था वो किसके लिए था? फॉर लॉन्गर वेवलेंथ। और लॉन्गर वेवलेंथ का मतलब कि लेम्डा की वैल्यू क्या होगी? हाई होगी। तो जब हमने देखा कि लेम्डा की वैल्यू क्या हो गई? हाई हो गई। लेम्डा की वैल्यू हाई हो गई, और हमारे प्लैंक साहब की क्वांटम थ्योरी क्या है? तो प्लैंक साहब की क्वांटम थ्योरी है ई लेम्डा इज इक्वल टू 8 पाई एच सी अपॉन लेम्डा पावर 5 इंटू 1 अपॉन ई टू द पावर एच सी अपॉन लेम्डा के टी और -1। यही तो है हमारे प्लैंक साहब की क्वांटम थ्योरी। ये तो हमारे प्लैंक साहब की क्वांटम थ्योरी है। इसको हमने मान लिया इक्वेशन नंबर 1। अब देखिए, चूंकि ये प्लैंक साहब की क्वांटम थ्योरी थी, इसको हमको किसके लिए प्रूफ करना है? लॉन्गर वेवलेंथ के लिए, यानी लेम्डा की वैल्यू हाई रखने पर। तो जब लेम्डा की वैल्यू हाई होगी बच्चों, जब लेम्डा की वैल्यू हाई होगी तो लेम्डा के टी, तो ये क्या इंप्लाई करता है कि लेम्डा की वैल्यू हाई हो गई तो लेम्डा इंटू टी क्या होगा? लेम्डा इंटू टी भी हाई होगा। बोलिए, लेम्डा इंटू टी की वैल्यू भी हाई हो जाएगी। और जब लेम्डा इंटू टी की वैल्यू हाई हो गई, लेम्डा इंटू टी की वैल्यू हाई हो गई, तो ये जो टर्म है, यानी देन हम लोग क्या माने? ई टू द पावर एच सी अपॉन लेम्डा के टी, ये ई टू द पावर एच सी अपॉन लेम्डा के टी भी क्या हो जाएगी? अब चूंकि ये लेम्डा के टी हाई हो गया है, तो बड़े नंबर में इसमें डिवाइड, जब इसकी वैल्यू बढ़ गई तो इस पूरे की वैल्यू क्या होगी? इस पूरे की वैल्यू क्या होगी? मैं फिर से समझा देता हूं आपको। देखिए, अब यहां पर लेम्डा टी हाई है, क्योंकि लेम्डा हाई है तो लेम्डा टी की वैल्यू भी हाई होगी। तो फिर हम क्या कह सकते हैं कि एच सी अपॉन लेम्डा के टी। अब देखिए, चूंकि लेम्डा टी हाई हो चुका है, तो बड़े नंबर, जब इसकी वैल्यू बढ़ी है तो ये पूरे की वैल्यू क्या होगी? घटेगी ना, लो होगी। जब न्यूमरेटर बढ़ता है तो उसकी वैल्यू क्या होती है? लो होती है, कम होती है। तो एच सी अपॉन लेम्डा के टी क्या हो जाएगा बच्चों? लो हो जाएगा। जब एच सी अपॉन लेम्डा के टी लो हो गया, जब एच सी अपॉन लेम्डा के टी लो हो गया, जब एच सी अपॉन लेम्डा के टी की वैल्यू क्या हो गई? लो हो गई। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि अब जब ये लो हो गया तो यहां से हमको क्या देखने को मिला कि ई टू द पावर एच सी अपॉन लेम्डा के टी, ई टू द पावर एच सी अपॉन लेम्डा के टी क्या हो जाएगी? ई टू द पावर एच सी अपॉन लेम्डा के टी। ये पूरी वैल्यू लो हो गई है, ये पूरी की पूरी वैल्यू लो हो गई है। तो ई का पावर एच सी अपॉन लेम्डा के टी जब बच्चों लो हो गया है तो ये भी क्या होगा? लो होगा। तो ई टू द पावर एच सी अपॉन लेम्डा के टी क्या हो जाएगा? लो हो जाएगा। तो जब ई टू द पावर एच सी अपॉन लेम्डा के टी लो हो गया तो हमने क्या देखा? हमने क्या देखा कि जब ये पूरा लो हो गया, तो यहां पर एक चीज आपको मैं बताऊं कि जब ये पूरा का पूरा वैल्यू लो हुआ, यानी अगर हम एच सी अपॉन लेम्डा के टी को ई टू द पावर एच सी अपॉन लेम्डा के टी को क्या मान लें? ई टू दी पावर एक्स, यानी एच सी अपॉन लेम्डा के टी को एक्स मान लें। ई टू दी पावर एच सी अपॉन लेम्डा के टी को एक्स मान लें, चूंकि ये पूरा का पूरा वैल्यू लो हो चुका है।
तो जब लो हुआ है तो इसको मैं क्या करूं कि इस एच सी अपॉन लेमडा के टी को बच्चों मैंने क्या मान लिया, एक्स मान लिया। अब एक चीज यहां पर आप ध्यान दें कि एक एक्सपोनेंशियल थ्योरम होता है कि अगर अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल थ्योरम क्या कहता है कि अगर किसी नंबर का पावर x है, अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल थ्योरम आपको बताया जाए, आप लोग ये ध्यान रखिए कि एक्सपोनेंशियल थ्योरम क्या होता है, कहाँ से आता है, इस पे आपको कोई मतलब नहीं है कि e टू द पावर अगर x होता है तो हम लोग क्या लिखते हैं 1 प्लस x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस डॉट 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 एन तक ये लिखते हैं। अगर किसी नंबर का एक्सपोनेंशियल पावर x है या उसका एक्सपोनेंट x है तो एक्सपोनेंशियल थ्योरम के द्वारा उसको क्या लिखते हैं 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स क्यूब डॉट 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 एन तक। और इसमें जो हायर पावर होते हैं उनको नेग्लेक्ट किया जाता है। क्यों नेग्लेक्ट किया जाता है? क्योंकि एच सी अपॉन लेमडा के टी क्या है, लो है। तो इसको क्या लिख सकते हैं, इस थ्योरम के अनुसार हम इसको क्या लिख सकते हैं, ई टू द पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी को हम लोग क्या लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल थ्योरम। क्या लिख सकते हैं, बड़ा फटाफट बोलिए। अकॉर्डिंग टू एक्सपोनेंशियल थ्योरम हम क्या लिख सकते हैं कि ई टू द पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी इक्वल टू लिख सकते हैं कि 1 प्लस एच सी अपॉन लेमडा के टी। इसको मैं जरा मिटा दूं, जरा जगह चाहिए इसके लिए। यहां से मैं लिखा, देखिए जब यहां पर ये बात आई यानी ये e टू द पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी लो हो गया, e टू द पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी लो हो गया बच्चों। तो एक्सपोनेंशियल थ्योरम हमने लगाया और एक्सपोनेंशियल थ्योरम लगाने से हमको क्या मिला कि e टू द पावर x की वैल्यू एक्सपोनेंशियल थ्योरम में ये हो रही है। तो हमारे लिए e टू द पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी की वैल्यू हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 प्लस एच सी अपॉन लेमडा के टी, एच सी अपॉन लेमडा के टी प्लस एच सी अपॉन लेमडा के टी का स्क्वायर प्लस डॉट 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 लिख सकते हैं ऐसे क्यूब तक। और देखिए चूंकि एच सी अपॉन लेमडा के टी की वैल्यू क्या है, लो, तो उसके हायर पावर की वैल्यू जितना उसका स्क्वायर करेंगे, किसी छोटे नंबर का मल्टीप्लिकेशन जितनी बार उसको रिपीट करेंगे उसकी वैल्यू और उतनी छोटी होती जाती है। अगर मान लीजिए 0.5 का स्क्वायर और 0.5 का क्यूब करें तो इसमें वैल्यू सबसे कम किसकी होगी, इसकी होगी। जितना पावर बढ़ेगा उतनी उसकी वैल्यू घटेगी। तो हायर पावर को हम लोग क्या कर देंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो लिखेंगे हायर पावर ऑफ एच सी अपॉन लेमडा के टी, एच सी अपॉन लेमडा के टी कैन बी नेग्लेक्टेड। तो हायर पावर नेग्लेक्ट हो जाएगा तो e टू दी पावर ए सी अपॉन लेमडा के टी किसके इक्वल होगा बच्चों, ये आपको समझ में आया एक्सपोनेंशियल थ्योरम। तो इसको मैं मिटा रहा हूं, आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं मिटाता हूं इसको। हाँ देखिए, तो मैंने इसको मिटाया। तो देखो जब हायर पावर को एच सी अपॉन लेमडा के टी के हायर पावर को हमने नेग्लेक्ट कर दिया, एच सी अपॉन लेमडा के टी के हायर पावर को यानी स्क्वायर वाले को नेग्लेक्ट कर दिया, तो क्या हमको मिला, दिस इंप्लाइज दैट कि e टू द पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी इज इक्वल टू किसके इक्वल हो गया, 1 प्लस एच सी अपॉन 1 प्लस एच सी अपॉन लेमडा के टी, क्योंकि हायर पावर को हमने नेग्लेक्ट कर दिया बच्चों, लेमडा के टी हायर पावर को हमने नेग्लेक्ट कर दिया है। और जब हायर पावर नेग्लेक्ट कर दिया तो e टू द पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी की वैल्यू किसके बराबर हो गई, 1 प्लस एच सी अपॉन लेमडा के टी के बराबर हो गई, 1 प्लस एच सी अपॉन लेमडा के टी। अब यहां से क्या हुआ कि ये इस इक्वेशन नंबर 2 को 1 में रखने पर, फ्रॉम इक्वेशन 1
एंड 2। अब देखिए इक्वेशन 1 क्या है हमारे लिए बच्चों, ध्यान दीजिएगा। इक्वेशन 1 हमारे लिए क्या है कि ई लेमडा इक्वल टू 8 पाई एच सी अपॉन लेमडा पावर 5 इंटू 1 अपॉन ई टू द पावर एच सी अपॉन लेमडा के टी किसके इक्वल हो चुका है, 1 प्लस एच सी अपॉन लेमडा के टी, 1 प्लस एच सी अपॉन लेमडा के टी और -1, ये हो गया। अब इसको और इसको सिंप्लीफाई कर देंगे तो 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ई लेमडा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 8 पाई एच सी अपॉन लेमडा पावर 5 इंटू, ये 1 से 1 कट गया ना, यहां पर ये 1 से 1 कैंसल आउट हो गया, -1 + 1 कट गया, 1 अपॉन एच सी अपॉन लेमडा के टी लिख सकते हैं इसको, ये लिख सकते हैं ना, ई लेमडा इक्वल टू 8 पाई एच सी अपॉन 8 पाई एच सी अपॉन लेमडा पावर 5 इंटू 1 अपॉन एच सी टू द पावर लेमडा के टी, ये लिख सकते हैं बच्चों, बोलिए हैं। अब यहां पर देखिए जब ये वैल्यू आ गई तो इसको हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई कर दें और सिंपल इसको बना दें, लेमडा पावर 5, इसको और छोटा बना दें, देखिए कैसे बनेगा। आइए इसको मिटा दूं, स्क्रीनशॉट ले लिए इसको, तो इसको मैं मिटा देता हूं, देखिए ध्यान दीजिए। अब जब यहां तक पहुंची बात कि ई लेमडा इक्वल टू 8 पाई एच सी अपॉन ई लेमडा इक्वल टू 8 पाई एच सी अपॉन क्या है, लेमडा पावर 5, तो ये लेमडा पावर 5 इंटू ये 1 अपॉन एच सी अपॉन लेमडा के टी है, तो इसको ये इसका मल्टीप्लीकेशन इससे कर देंगे, तो क्या लिख सकते हैं, लेमडा के टी अपॉन एच सी, ये लिख सकते हैं जी। हमने इसका ये डिवाइड है तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो लेमडा के टी बाई 1 होगा, तो ये नीचे वाले डिनोमिनेटर का 1 से मल्टीप्लाई हो गया, तो क्या मिला, लेमडा के टी अपॉन एच सी। अब देखिए कौन कौन कैंसल होता है, एच से एच खत्म, सी से सी मर गया, और यहां पर 5 है तो 5 से 1 खत्म हुआ केवल ना, तो यहां पर क्या मिला, ई लेमडा इक्वल टू 8 पाई, एच तो खत्म हो गया है, 8 पाई खत्म, ये पाई बचा है, एच सी खत्म है, के टी अपॉन लेमडा पावर 4, क्योंकि एक लेमडा से एक लेमडा केवल कटा है, तो लेमडा पावर 4 बचा है, तो यहां से हम लोग क्या लिख सकते हैं, इस लेमडा पावर 4 को ऊपर ले जाएंगे तो ई लेमडा इक्वल टू 8 पाई के टी इंटू लेमडा का पावर -4। और ये जो इक्वेशन दिया गया रेले और जीन्स के द्वारा दिया गया था, किसके द्वारा दिया गया था बच्चों, रेले एंड जीन्स लॉ, इसको कहते हैं रेलेज एंड जीन्स लॉ, रेले एंड जीन्स लॉ, ये किसके द्वारा दिया गया था, रेले और जीन्स के द्वारा दिया गया था बच्चों। तो यानी हमारे लिए जो प्लैंक साहब की थ्योरी थी बच्चों, जो प्लैंक साहब ने जो थ्योरी दी थी वो शॉर्टर वेवलेंथ पर वेन के द्वारा, यानी हमारे शॉर्टर वेवलेंथ पर वेन साहब के द्वारा प्रूफ किया गया और इसको वेन्स इक्वेशन कहा गया, और लॉन्गर वेवलेंथ पर रेले और जीन्स साहब के द्वारा प्रूफ किया गया और रेले जीन्स लॉ कहा गया। यानी देखा गया कि जो प्लैंक की क्वांटम थ्योरी थी और उस प्लैंक साहब के क्वांटम थ्योरी के आधार पर जो प्लैंक रेडिएशन
रेडिएशन लॉ दिया गया वो हर प्रकार के वेवलेंथ के लिए एप्लीकेबल था। शॉर्टर के लिए एप्लीकेबल था वेन्स लॉ के द्वारा और लॉन्गर के लिए एप्लीकेबल था रेले और जीन्स लॉ के द्वारा। तो इस तरीके से रेले, जीन्स और वेन्स साहब ने ये स्पष्ट कर दिया कि हमारे प्लैंक साहब का जो रेडिएशन लॉ है वो बिल्कुल सही है और हर प्रकार के रेडिएशन के लिए लागू होता है। तो इस तरीके से क्वांटम मैकेनिक्स का ये तीसरा लेक्चर प्लैंक रेडिएशन लॉ, रेले जीन्स लॉ एंड वेन्स लॉ के साथ पूर्ण रूप से बताने के बाद खत्म होता है। इसी के साथ आज के लेक्चर के लिए इतना ही बच्चों। फिर अगले लेक्चर में आपके साथ फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए आपसे इजाजत लेना चाहते हैं। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और पढ़ते रहिए केमिस्ट्री विद सूरज सर। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, सी यू।